जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास हमारा ये 8th लेक्चर है बिजनेस लॉ का। और हम कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे थे, उसके साथ हमने एजेंसीज और बेलमेंट से रिलेवेंट हमने पढ़ लिया हुआ है। बल्कि एजेंसी का अब आज हम कुछ फर्दर पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एजेंसी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, इसको हम अब फर्दर आगे लेके चलते हैं। हमने एजेंट एंड सर्वेंट तक और आई गेस पढ़ लिया हुआ था। चलें, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो एजेंसी जो है ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है टू बिजनेसेस ऑन देयर ऑन बिहाफ ऑफ अनदर और ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, तो डेफिनेशंस वगैरह इसकी मैंने पढ़ दी हुई थी। चले, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर यहाँ से भी पढ़ देती हूँ आपको। एजेंट होता है इसमें और एक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, एजेंट होता है जो वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, उसके बिहाफ पे वो आगे कोई ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा होता है। एन एजेंट is a person employed to undertake any act for another or to represent any other in dealing with a third party। ठीक हो गया कि थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग करने के लिए एजेंट हायर किए जाते हैं। आगे है जी हमारे पास प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल फॉर whom such an act is undertaken or who is so represented is called the principal। अच्छा जी, ये जब कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें होंगी तो इसमें पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, एक दो तीन पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। इसमें हमारे पास एजेंट्स भी होते हैं, डिफरेंट कामों को करने के लिए एजेंट्स हायर होते हैं। ठीक है, तो वो आपके प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं, जिसने काम करवाना होता है एक्चुअली में। ठीक है, an agency is founded upon a contract, either express or implied, by which the principal authorizes the agent to do something on his behalf. This is done whenever the principal desires to deal with a third person for whatever reason, not directly but through an agent. हमें एजेंट के थ्रू काम करवाना है, डायरेक्टली नहीं करवाना। Therefore, the object of agency is to bring or to aid in bringing the principal into contractual relation with a third person. Accordingly, agency can be defined as employment for the purpose of bringing an employer into legal relationship with a third party। के प्रिंसिपल को लीगल रिलेशनशिप में लेकर आना है विद थर्ड पार्टी थ्रू एन एजेंट, एजेंट के थ्रू। ठीक हो गया, इसको कहेंगे हम कि ये जी एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। आगे है जी हमारे पास एजेंट एंड सर्वेंट। के एजेंट और सर्वेंट में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली सर्वेंट होता है जो वो आपके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है, और उसको आपने ये भी बताना होता है कि काम किस तरह से होगा। लेकिन आपने एजेंट को काम तो आप बताते हो, डायरेक्शन देते हो, लेकिन वो काम और ऑब्लिगेशन को अपने तरीके से कर रहा होता है विद थर्ड पार्टी। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट and that of principal and agent is that principal has the right to direct what work the agent is to do, but a master has further right to direct how it is to be done। यानी कि एजेंट को सिर्फ बताना है कि व्हाट टू डू, कि किस तरह से काम होगा, लेकिन सर्वेंट को आपने ये भी बताना है कि हाउ इट इज टू बी डन, कि किस तरह से होगा। इट्स वेरी इजी। अच्छा जी, आगे आ जाता है हमारे पास एजेंट एंड ट्रस्टी। अच्छा, ये इसमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगी और कुछ इसमें डिसिमिलैरिटीज होंगी, तो इसको हम देख लेते हैं। बेसिकली ट्रस्टी जो होता है ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि यूजुअली प्रॉपर्टीज और एसेट्स वगैरह को होल्ड कर रहा होता है। ठीक है, और फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी यूजुअली। ठीक है, ट्रस्टी एक वो पर्सन है जो यूजुअली होल्ड कर रहा होता है आपके बिजनेस और एडमिनिस्टर कर रहा होता है प्रॉपर्टी और एसेट्स को फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, और ये मल्टीपल पर्पसेस के लिए ट्रस्टी जो होते हैं वो हायर किए जाते हैं। वो हो सकता है कि कोई किसी की बैंकरप्सी हो जाए, उसको सारे प्रोसीजर को देखने के लिए प्रिंसिपल खुद बीच में एंटर नहीं ना हो रहा हो और वो ट्रस्टी को हायर कर ले।
कोई चैरिटी हो, ट्रस्ट फंड्स वाला कोई इशू हो, या रिटायरमेंट प्लान्स वगैरह से रेलिवेंट कोई काम हो, उसको ट्रस्टीज जो होते हैं वो हैंडल कर रहे होते हैं। और इसमें ट्रस्टी के लिए ये जो काम कर रहा होता है बेसिकली वो बेनिफिशियरी हो जाता है, और ये वो पर्सन होता है बेनिफिशियरी जो कि ट्रस्ट की वजह से ये कुछ एडवांटेज ले रहा होता है। ठीक है, ट्रस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट की ही एक फॉर्म होती है। ठीक है, उसकी वजह से ये बेनिफिट ले रहा होता है। अच्छा चले हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। इसमें चूंकि बेनिफिशियरी और ट्रस्टी का यूज हुआ हुआ है तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। Both exercise their powers and authorities in the interest and on behalf of other person। यानी एजेंट भी दूसरे बंदे के लिए काम करता है, ट्रस्टी भी दूसरे बंदे के लिए काम करता है। An agent as an agent represents and acts on the behalf of his principal। ठीक है, so a trustee represents and acts on behalf of beneficiary। एजेंट प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा होता है और ट्रस्टी बेनिफिशियरी के लिए काम कर रहा होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल से है इसका कि एजेंट प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है और ट्रस्टी बेनिफिशियरी के लिए काम कर रहा है। ट्रस्टी का मैंने आपको बता दिया कि ट्रस्ट की सूरत में बेनिफिशियरी हायर करता है ट्रस्टी को कि वो उसके बिहाफ पे उसके कुछ कामों को सरंजाम दे। होता ये भी एक तरह से एजेंट ही है, लेकिन इनके नाम थोड़े से डिफरेंट है और ये डिफरेंट पर्पस के लिए हायर होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो इसमें डिसिमिलरिटी क्या है? इन द आई ऑफ द लॉ द पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय द ट्रस्टी आर हिज ओन, बट पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय द एजेंट आर ओनली डेलीगेटेड पावर्स। ठीक है, ट्रस्टी आप में से किसी का माइक ऑन है? अहमद अपने माइक को ऑफ कर लें। अच्छा जी, the property that is managed by a trustee is vested in him। ठीक है, but an agent managing the property only acts on the behalf of the principal। ठीक है, कि ट्रस्टी को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी होली एंड सोली दे देनी होती है, लेकिन एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा होता है और ओनरशिप वगैरह इसमें वो वाला काम नहीं होगा ट्रांसफर, लेकिन इसमें राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह के ट्रांसफर होते हैं कि जो इनको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एन एजेंट इज इन फैक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड अ थर्ड पार्टी। ठीक है, in the case of trustee entering into a contract becomes his own contract। ठीक है, लेकिन ट्रस्टी अपने ही बिहाफ पे वो खुद के नेम पे भी काम करता है, लेकिन एजेंट जो होता है वो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे ही काम कर रहा होता है। आगे आ जाते हैं जी, क्लासेस ऑफ एजेंट्स। ये डिफरेंट क्लासेस है हमारे पास एजेंट्स की। ठीक है, इसमें हमारे पास आज है सबसे पहले ऑक्शनियर। ठीक है, ऑक्शनियर इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जैसे ऑक्शंस होती हैं, नीलामी जिसे हम बोलते हैं, तो ये वो वाला ये नीलामी वाली जो है आपने वो दिमाग में रखनी है कि जिसमें बोलियां लगती होती हैं, आपने सुना होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑक्शनियर इज ऑथोराइज्ड ओनली टू सेल गुड्स एट अ पब्लिक सेल टू द हाईएस्ट बिडर फॉर अ कमीशन। अब जो बिडिंग होती है या बिडर होता है ये वही होता है जो मतलब ये बोलियां लगाने वाला काम जो होता है उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये वो पर्सन होता है ऑक्शनियर जो कि बिडिंग करवाता है, मतलब ये ऑक्शन करवाता है, नीलामी करवाता है, और बिडिंग होती है, लोग बोलियां लगाते हैं उस चीज को मतलब की परचेज करने के लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर ये कमीशन लेता होता है। ठीक है, होती प्रॉपर्टी किसी और की है, लेकिन ऑक्शनियर प्रॉपर्टी कह लें, आप गुड्स कह लें, कोई फिजिकल या मूवेबल गुड्स कह लें आप। ठीक है, वो गुड्स उसको सेल करने के लिए यूजुअली आपने देखा होगा, यहाँ लाहौर में भी कहीं पे मैंने पढ़ा है, गोगा नीलामी घर है कोई एक, तो वहां पे भी ये ऑक्शंस होती हैं, इसी तरह होता है। तो वहां पे ये नहीं होता कि जो प्रिंसिपल होता है या जिसकी चीज होती है वो खुद ही उठकर नीलामी करने लग जाए, यूं नहीं होता। एजेंट होता है और वो फिर जिसको कि हम ऑक्शनियर कहते हैं।
वो फिर लोगों को के थ्रू बिडिंग करवाता है, फिर उसमें से जो हाईएस्ट बिडर होता है, जो हाईएस्ट पे कर रहा होता है, उसको वो चीज जो है वो सेल कर दी जाती है। ऑक्शंस डिफरेंट पेंटिंग्स वगैरह पे भी आपने देखी होगी मूवीज और टीवी में, ठीक है, तो वो भी इसी चीज की एक एग्जांपल है। ही इज एन एजेंट ऑफ द ओनर एज वेल एज ऑफ द बायर, ठीक है, दोनों के दरमियान में ये पर्सन काम कर रहा होता है। एन ऑक्शनियर हैज नो अथॉरिटी टू सेल गुड्स थ्रू अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं ये कर सकता अपने नाम से, और ये जो है वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही काम करता है, और ये बायर और सेलर के दरमियान में, दोनों के दरमियान में एज एन एजेंट काम कर रहा होता है और कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। ब्रोकर, आपने ब्रोकर का नाम भी ऑलरेडी सुना होगा, लेकिन एजेंसी में क्या होता है जी, एजेंसी में ब्रोकर सिक्योर्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड अ थर्ड पार्टी, ही हैज नो अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज ओन नेम, ठीक हो गया। ट्रस्ट में वो अपने नाम पे कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ब्रोकर जो है चूंकि वो एजेंट है तो वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है सिर्फ प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान। ये एजेंट्स की डिफरेंट काइंड्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी हम फैक्टर पे। अच्छा जी, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, ये एक ऐसा पर्सन होता है फैक्टर, ये यूजुअली सेल और परचेज, सेल कर रहा होता है, गुड्स को सेल कर रहा होता है, मर्चेंडाइज को सेल कर रहा होता है। फ्रीक्वेंटली ये बंदा काम कर रहा होता है इसमें, और इसमें भी ये मतलब ये एजेंट ही है ये भी। इस यहाँ से हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है। फैक्टर इज इंटरेस्टेड विद द पोजेशन ऑफ गुड्स एंड empowered टू सेल द गुड्स इन हिज ओन नेम एंड अपेरेंट एज अपेरेंट ओनर, यानी कि फैक्टर वो पर्सन है जिसने गुड्स एक्चुअली में खुद से खरीद ली होती हैं और वो उनको फिर आगे सेल करता है। उसके पास पोजेशन भी होती है और उसके पास उनका वो ओनर बन जाता है। A factor is remunerated through a commission. A contract made by the factor is binding on the principal even if he acts beyond given authority but within the apparent authority. अच्छा, फैक्टर है ये एजेंट ही, लेकिन इसके पास थोड़े से राइट्स ज्यादा होते हैं कि जैसे ब्रोकर जो है वो अपने नाम पे चीजों को सेल परचेज नहीं कर सकता, लेकिन एक फैक्टर जो है ये अपने नाम पे सेल परचेज करता है। अपेरेंटली ओनर यही होता है, ओनर आपके सामने यही बना होता है, लेकिन एक्चुअल में ये ओनर नहीं होता, ठीक है। आगे आ जाता है डेल क्रेडियर एजेंट, ठीक है। ये जो है एक एजेंसी है। डेल क्रेडियर एजेंट इज एन एजेंसी, फैक्टर और ब्रोकर। अच्छा, इसमें फैक्टर भी शामिल हो सकता है या ब्रोकर भी शामिल हो सकता है। फैक्टर और ब्रोकर हमने दोनों पढ़ लिए। एक में मोटा जो डिफरेंस है वो ये है कि वो ब्रोकर अपने नाम से चीजें नहीं सेल कर सकता गुड्स, और फैक्टर अपने नाम से चीजें सेल कर सकता है। फैक्टर और ब्रोकर हु सेल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर एन अदर पार्टी एंड गारंटीज दैट द बायर विल पे फॉर देम, ठीक है। द एजेंट चार्जेस अ डेल क्रेडियर कमीशन and assumes responsibility for the solvency of the buyer and performance of the contract. The agent indemnifies the principal agent loss, ठीक है। लॉस की सूरत में एजेंट आइडेंटिफाई करेगा। हमने इंडेमनिटी जैसे पढ़ा है वो वाला इसमें। अच्छा, ये डेल क्रेडिटर एजेंट में 2-3 चीजें शामिल हो जाएंगी। एक इसमें ब्रोकर भी हो सकता है, इसमें फैक्टर भी हो सकता है, और ये क्या करेगा, ये चार्ज तो कमीशन ही करता है, लेकिन उनके बिहाफ पे उसके प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये काम कर रहा होता है, ठीक है। और इन केस ऑफ सॉल्वेंसी या कोई लॉसेस वगैरह होते हैं तो उस सूरत में ये आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। इन अ डेल क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट द एजेंट पेज द प्रिंसिपल द मनी इफ द बायर डज नॉट पे।
अगर खरीदने वाले ने पे नहीं किया तो तब भी एजेंट ही पे करेगा। यानी कि ये जो डेल क्रेडिटर एजेंट है ये बड़ी एडवांस सी किस्म है, इसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिरे ले ली है। इसने सेल भी करना है, नुकसान हो जाए तो भरपाई भी करेगा ये बंदा, और दोनों पार्टीज के जो है हकूक उसको ये सेफ गार्ड करेगा। यानी कि ये एक वाइडर कह ले रेंज में आएगा। ठीक है, इन अ डेल क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट द एजेंट pays the principal the money if the buyer does not pay. However, a demand on the principal debtor must be proved from the agent can be held liable. ठीक हो गया? Demand on the principal debtor must be proved, यानी कि डेटर की साइड से प्रूव होना चाहिए बिफोर द एजेंट कैन बी हेल्ड लाइबल। आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है सबसे पहले, इसमें ये बात है, और कॉन्ट्रैक्ट में आपने सारा कुछ आपने मेंशन करना है कि किस तरह से डेल क्रेडिटर एजेंट काम करेगा, वो नुकसान होगा तो इंडेमनीफाई करेगा, कितना करेगा, किस तरह से होगा, और डेटर के कितने ज्यादा जो है वो हकूक को सेफगार्ड किया जाएगा, उसके राइट्स को सेफगार्ड किया जाएगा, और इसी तरह क्रेडिटर वाली साइड को भी यही देखेगा। Commission agent purchases goods at the lowest price from one party and sell them to the other party without any profit, receiving only a commission for his services. ये बड़ी सिंपल सी मिसाल है जो यूजुअली कमीशन पे जो लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारे आपने देखा होगा काफी सारे जो लोग हैं वो होल सेलिंग पे काम कर रहे होते हैं, तो वो यूजुअली उसी परचेज, जैसे कि आप कह ले कि जो खाने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, खाने पीने वाली, इनके ऊपर मिनिमल नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, मतलब थोड़ी सी इसके ऊपर पैसे हायर होते हैं। अगर कोई 10 रुपए वाला चिप्स का पैकेट है या कोई खाने वाला टॉफीज का पैकेट है, वो 10 रुपए का ही आगे भी सेल कर रहा होगा, लेकिन वो जो सेल कर रहा होगा बंदा, वो एजेंट एज ए एजेंट काम कर रहा होगा, और वो उससे जो सेल कर रहा है उससे वो कमीशन चार्ज कर रहा होगा। ठीक है, एक तो वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, और वो आगे उसके पास ज्यादा कॉन्टेक्ट्स हैं टू सेल और टू प्रोवाइड टू अदर कस्टमर्स, तो वो आगे सेल करके कमीशन चार्ज करेगा और प्राइसेस सेम रखेगा, प्राइसेस हायर नहीं रखता। ठीक है, अच्छा जी, क्रिएशन ऑफ एजेंसी पे आगे हम आ जाते हैं। मैंने हमने भी कुछ क्लासेस पढ़ ली, क्लासेस क्या होती हैं एजेंसी में, तो हमारे पास ये 5 क्लासेस थी, ऑक्शनियर, ब्रोकर, फैक्टर, डेल क्रेडिटर एजेंट और कमीशन एजेंट। ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी क्रिएशन ऑफ एजेंसी कैसे होती है। एजेंसी बाय अथॉरिटी भी होती है, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन होती है, एजेंसी बाय एस्टॉपल होती है, और जी एजेंसी ऑफ नेसेसिटी होती है। 4 इसकी काइंड्स है। अच्छा, इसके आगे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम अगली बात करेंगे। अच्छा जी, एजेंसी बाय अथॉरिटी। द अथॉरिटी conferred on an agent is said to be expressed when it's spoken or written. ठीक है, an authority is said to be implied when it is to be inferred from the circumstances of the case. यानी इसमें आपने जब इसको इस एजेंसी को फॉर्म करना है तो बाय अथॉरिटी इट शुड बी एक्सप्रेस, यानी कि आपने सारी चीजें एक्सप्रेसिव करनी है, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग शुड बी रिटन नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी कि एजेंसी एन अथॉरिटी सेट टू बी इम्प्लाइड व्हेन इट इज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। लेकिन अगर केस में कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो कि सर्टन सर्कमस्टांसेस की तरफ जा रही हैं, तो उस सूरत में ये इम्प्लाइड अथॉरिटी भी बन जाती है। तो इसमें भी दोनों तरह की चीजें शामिल हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इम्प्लाइड क्या होता है और एक्सप्रेस क्या होता है। एक्सप्रेस होता है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन क्लियरली एंड सिंपली। और सिद्रा आप अटेंडेंस ले लीजिएगा, साथ साथ ही स्टूडेंट्स की। अभी हमारे पास 13 पार्टिसिपेंट्स है, इसमें 1-2 तो एडमिन के होंगे और एक मैं होंगी और बाकी स्टूडेंट्स होंगे, तो कोई 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट क्लास ले रहे हैं अभी। ठीक है, हाँ जी, हम थे एजेंसी बाय अथॉरिटी पे।
अच्छा जी मिस हो गया। ठीक हो गया। हम्म अच्छा जी, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, ए लिव्स इन लाहौर एंड ओन्स अ शॉप इन गुजरात विच ही विजिट्स ओकेजनली। ठीक है। द शॉप इज मैनेज्ड बाय बी हु ऑर्डर्स गुड्स फ्रॉम सी। यहाँ पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ए है, बी है और सी है। ए की शॉप है, ठीक है, और उसने गुजरात में है वो, और वो मैनेज करता है बंदा जिसका नाम है बी। लेकिन वो चीजें किससे लेता है? सी से, ए के नेम के ऊपर। ठीक है, इन एज नेम फॉर द शॉप। बी pays फॉर द गुड्स आउट ऑफ एज फंड्स with एज नॉलेज। बी हैज employed authority for A to order goods from C in the name of A for the purpose of A shop। अच्छा, अब ए के भी हाफ पे बी काम कर रहा है, लेकिन बी चीजें ले रहा है सी से। इन्होंने बड़ा, जब एग्जाम्पल, ये ए बी सी वाली एग्जाम्पल कोई होती है ना, ये पढ़ने में बड़ी डिफिकल्ट सी लगती है, लेकिन जब इसको आप ड्रॉ करके देखेंगे तो इट बिकम वेरी सिंपल। आप इसको पढ़ भी लेंगे, ये आसान है एग्जाम्पल, कि ए जो है वो बी के उसका उसकी जगह है, उसकी ओनरशिप है, शॉप उसकी है, लेकिन बी पर्सन जो है वो ए के बिहाफ से शॉप को मैनेज करता है और सी से वो गुड्स लेता है। और जो सी है वो ए के नाम के ऊपर एक्चुअली में गुड्स दे रहा होता है, लेकिन पेमेंट शेमेंट जो होती है वो बी ने करनी होती है फ्रॉम द फंड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय ए। ठीक हो गया। The extent of an agent's authority may either be special or general। यानी जिसकी अथॉरिटी होगी, बेसिकली नाम उसी के ऊपर, उसी के नाम पे काम हो रहा होगा, चाहे उसको जो है वो करने वाला एजेंट हो। ठीक है। The extent of an agent's authority may either be special or general। स्पेशल अथॉरिटी भी हो सकती है और जनरल अथॉरिटी भी हो। स्पेशल में कुछ ज्यादा राइट्स एंड पावर्स दे दी जाती हैं, और जनरल में जो यूजली होता है उसी किस्म की होती हैं। द अथॉरिटी स्पेशल व्हेन द एजेंट इज अपॉइंटेड टू कैरी आउट ऑन स्पेसिफिक एक्ट और एंटर इनटू अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। स्पेशल तब होगी आपकी अथॉरिटी जब कोई स्पेशल काम ही कर रहे होंगे, कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होगा। द अथॉरिटी इज जनरल व्हेन द एजेंट इज इंटरेस्टेड विद ऑल एक्ट्स कनेक्टेड विद सम बिजनेस। ठीक है। और जनरल तब होगा जब सारा कुछ आप बिजनेस से रेलिवेंट ही कर रहे होंगे। An agent having authority to undertake some acts has also the authority to carry out all lawful acts which are necessary for undertaking such an act। ठीक है। बातें बच्चों आसान ही हैं, लेकिन इन्होंने लिखी ऐसे हुई हैं कि लगता है कि पता नहीं कौन सी साइंस वाली बातें लिखी हुई होगी। अच्छा जी, आगे हम अगले पे आ जाते हैं, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन पे। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन अराइजेज व्हेन वन रेटिफाइज और एक्सेप्ट्स। अच्छा, रेटिफाई क्या है जी? ये है कि एक एक्सेप्ट करने की को कहते हैं। टाइम हो गया। एक्सेप्ट्स द एक्ट, सॉरी मैंने बोला टाइम कंप्लीट हो गया। टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ मेरी साइड पे, यानी हमारे लेक्चर को भी 40 मिनट्स नहीं हुए, क्योंकि ये भी तो टाइम नोट कर रहा होता है ना। आपका लेक्चर 1:15 पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अभी 140 मिनट्स हुए हैं, अभी 15 मिनट्स आर लेफ्ट। ठीक है। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन पे आ जाएं, शाबाश अभी। Agency by ratification arises when one ratifies or accepts the acts carried out by another, though these acts are carried out without his knowledge or authority, but on his behalf। In the eye of law, ratification is equivalent to previous authority, यानी ये authority से मिलता जुलता है। When ratified, the principal is bound by the act whether it is for his gain or loss। एक दफा जब आपने एक्सेप्ट कर लिया है एजेंट ने, तो उस सूरत में आपको ये काम करना ही करना है। आइदर आपका लॉस हो रहा है प्रिंसिपल का, या प्रॉफिट हो रहा है।
In order that ratification may be valid, it must comply with the following conditions. The act must be carried out on the behalf of the principal and act on the agent's own account. ठीक है, वेरी सिंपल, पढ़ने से समझ लग रही है. The principal must be in existence when the act ratified was undertaken. ठीक है, प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, वो जिंदा होना चाहिए भैया जब एक्ट हो रहा है. Thus, a company cannot ratify an act undertaken before its incorporation. अगर कोई कंपनी अपने नाम पे कर रही है तो जब तक वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाती तब तक वो थ्रू रेटिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकती. The principal can ratify only those acts which he was legally competent to undertake when the agent undertook the act. ठीक है, आसान है. No valid ratification can be undertaken by a person whose knowledge of the facts of the case is materially defective. If a principal can show that he did not possess full knowledge of all the facts when the act was ratified, he will not be bound by ratification. ठीक है, ये सिंपल जेनेरिक जो रूल्स होते हैं वही इधर भी लागू होंगे. ठीक है, आगे आ जाते हैं जी. एजेंसी बाय एस्टोपल. व्हेन अ प्रिंसिपल इज प्रिक्लूडेड और स्टॉप्ड फ्रॉम फुलफिलिंग और डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन incurred by his agent acting on the principal's behalf, the principal has, by his words or conduct, must induce such third persons to believe that such acts and obligations were within the scope of the agent's authority. ठीक है. अच्छा जी, इसको हम ये एक लीगल टर्म है एस्टोपल. ठीक है, और ओके सॉरी क्लास. अच्छा जी, ये है जी कि जब एक प्रिंसिपल है वो उसने कोई भी where the principal is precluded or stopped from fulfilling or discharging the liability of the obligation, कि वो डिस्चार्ज नहीं कर सकता ऑब्लिगेशन को और लाइबिलिटी को by his agent acting on principal behalf, अपने एजेंट के लिए जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, जब वो उस काम को रोक नहीं सकता, उसको स्टॉप नहीं कर सकता, तो उस सूरत में ऐसा जो एजेंसी होगी उसे कहेंगे एजेंसी बाय एस्टोपल. ठीक है. बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट मस्ट बी इंड्यूस सच थर्ड पर्संस to believe that such acts or obligation were within the scope of the agent's authority. यानी कि आप जो काम है उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने प्रिंसिपल ने दे दी है आप उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते. उस सूरत में एजेंसी बाय एस्टोपल जो होगी ये फॉर्म करती है. और ये 3 तरह के वेज हैं जिसकी वजह से ये होती है. वो 3 वेज क्या हैं? व्हेन अ पर्सन होल्ड्स आउट अनदर ऑन हिज एज हिज एजेंट थ्रू दैट अदर इज नॉट और हैज नेवर बीन हिज एजेंट. ठीक है. जब दूसरी पार्टी जो है वो आपकी पहले एजेंट नहीं बन सकी तब आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं. ठीक है. व्हेन अ पर्सन होल्ड्स आउट हिज एजेंट एज हैविंग अ वाइडर अथॉरिटी देन ही वाज एक्चुअली गिवन. ठीक है. जब वो इससे ज्यादा अथॉरिटी को होल्ड कर रहा हो जितनी आपने दी है तो उस सूरत में भी एजेंसी को आप स्टॉप कर सकते हैं, फिर आप डिस्चार्ज कर सकते हैं. ठीक है. व्हेन अ पर्सन होल्ड्स आउट एन अदर एज हिज एजेंट ऑल्दो द अदर हैज सीज्ड टू बी सो, हालांकि आपने सीज कर लिया यानी उसको रोक दिया गया है तब भी वो काम कर रहा है और काम एज एन एजेंट, तो उस सूरत में भी उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, आप उसको स्टॉप कर सकते हैं. ठीक हो गया. आगे आ जाते हैं एजेंट ऑफ नेसेसिटी. एजेंट ऑफ नेसेसिटी अराइजेस वेयर द एक्सिजेंसी और
peculiar nature of the circumstances rendered it impossible for one to obtain authority from the principal on whose behalf on whose behalf he acts. ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल पढ़ती हूँ, आपको समझ लगेगी. A seller of goods who is unable a seller of goods who is unable to deliver goods due to circumstances beyond his control can sell them by proposing to act as the original buyer agent of necessity. यानी कि जो एक सेलर है वो अनएबल है सबसे पहले तो गुड्स को डिलीवर करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हैं जो कि उसके कंट्रोल में नहीं थे. उस सूरत में जो ओरिजिनल बायर है वो एजेंट ऑफ नेसेसिटी के तौर पे जो है वो काम कर सकता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाई. उसमें एजेंट की जो ड्यूटी होती है प्रिंसिपल की के लिए, वो कुछ ड्यूटीज हैं. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में उसकी बेलर की ड्यूटी, बेली की ड्यूटीज, उनके राइट्स वगैरह पढ़े थे. इसी तरह एजेंसी में भी एजेंट की ड्यूटी, एजेंट के राइट्स और इसी तरह प्रिंसिपल की ड्यूटीज और प्रिंसिपल के राइट्स भी हैं जो कि काफी एक्सटेंसिव और लॉन्ग लिखे हुए हैं, जो कि वैसे तो पढ़ना आपके लिए जरूरी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये कोई इतने मुश्किल नहीं है. तो ऐसा करेंगे कि मैं आपके साथ इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है तो इसके स्क्रीनशॉट्स भी ज्यादा लेने पड़ जाएंगे. और इसके साथ इसमें कुछ फ्रॉड वगैरह होने की सूरत में भी इसके बारे में, मतलब अगर एजेंसीज में फ्रॉड हो जाते हैं, क्योंकि काम तो एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा होता है ना, तो फ्रॉड अगर हो जाए, फ्रॉड्स की सूरत में किस तरह के लॉज लागू होंगे वो भी लिखा हुआ है. अगर फ्रॉड हो जाते हैं तो मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड पे जो जिस तरह के हमने जो पहले पढ़े थे उस पे जो रूल्स वगैरह लागू होते हैं जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं, उसी तरह के रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पर भी लागू होंगे. यानी सू वगैरह किया जा सकता है, जो है लॉ को आप कोर्ट के थ्रू फाइल कर सकते हैं. इस तरह की कुछ बातें लिखी हुई हैं. ठीक है. और अगर कोई क्रिमिनल एक्ट्स करता है एजेंट, उस सूरत में भी उसके ऊपर जो चार्जेस होंगे वो भी लागू होंगे. उससे रेलिवेंट भी कुछ चीजें बुक में लिखी हुई थी. ठीक है. तो उसके बाद उन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ एजेंसी का पॉइंट दिया हुआ है जो कि मेरा लास्ट वैसे तो पॉइंट है. ठीक है. तो मैं आपके साथ इससे रेलिवेंट जो फर्दर इंफॉर्मेशन है जो इसके सेंटर में होनी चाहिए वो मैं आपके साथ वैसे शेयर कर दूंगी. आप उसको एक दफा स्टडी कर लीजिएगा और थोड़ा सा आपने इसकी लैंग्वेज का ख्याल रखना है जब आपने इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स के लिए. ठीक है. क्योंकि इसकी थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. ठीक है. क्लास हमारे पास ऑलमोस्ट कोई 5 मिनट रह गए हैं. हाँ जी, कोई 5 मिनट के करीब रह गए हैं. ठीक है. मैं इसको थोड़ा सा पढ़ती हूँ कि डिसोल्यूशन ऑफ एजेंसी यूजुअली किस तरह से होती है. तो फर्दर आप इसको खुद भी स्टडी कर लीजिएगा और इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम देख लेंगे. फिलहाल मैं इसको पढ़ रही हूँ, आप सुनिए. एन एजेंसी में बी डिस्क्लोज्ड और टर्मिनेटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज: बाय रेवोकेशन ऑफ द एजेंट्स अथॉरिटी मेड बाय द प्रिंसिपल. ठीक है. एजेंट को आप रिवोक कर सकते हैं अगर प्रिंसिपल चाहे तो. ठीक है. The agency is terminated when the principal revokes the authority conferred on the agent. Revocation by the principal has, however, to be made subject to the following restrictions. मैम जी जी. मैम ये प्रिंसिपल ड्यूटी टू द एजेंट और प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये तो हम कर देंगे. मैं कह रही हूँ ये जो मैम आपको आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है. जी, तो मैं कह रही हूँ एक टॉपिक है अफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. ये भी हमने खुद करना है. कहाँ पे है? मेरे पास नहीं है ये. मैम ये पेज 30 पर है. अफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. अच्छा, मेरे पास नहीं है ये.
जो अभी मैं आपके साथ डिसोल्यूशन वाला शेयर कर रही हूँ, आपके पास स्लाइड्स, आप स्लाइड्स से देख रही हैं सिद्रा? नो मिस, मैंने बुक खोली हुई है, जो आप डिसोल्यूशन ऑफ अच्छा एजेंसी करवा रही हैं अच्छा, आपके उसके पास पीछे बुक भी वो। है? जी जी जी, जी मैं वही वही इसके बारे में मैं बता रही थी कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने लिखे नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव थे, तो वो मैं लिख नहीं पाई थी। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की, इसका सिर्फ आप इसको मोटा मोटा पढ़ लें, तो आपको ज्यादा एक्सटेंसिवली इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बातें इसमें भी बड़ी आसान लिखी हुई है, बेसिक सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट वाली ही लागू होती हैं। उसकी आगे से डिफरेंट काइंड्स निकल आती हैं। जब वो काइंड्स निकल आती हैं तो इसमें ये एजेंसी वाली काइंड भी है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी किस तरह से होता है। तो एजेंसी में भी उसी तरह का काम है, एज एन एजेंट वो यहाँ पे भी काम कर रहा होता है। कॉन्ट्रैक्ट में भी दो पर्सन होते हैं, उन दोनों के दरमियान काम हो रहा होता है। लेकिन एजेंसी में एक थर्ड पर्सन आ जाता है जो कि एजेंट होता है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। थोड़ा सा ये बेसिक डिफरेंस है। और आगे इसी से रेलिवेंट जब तीन पार्टीज इन्वॉल्व होंगी तो उसी से रेलिवेंट आगे थोड़ी चीजें भी एक्सटेंसिव हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप इसकी जो है वो पहले तो ड्यूटीज पढ़ लीजिएगा, एजेंट्स ड्यूटी टू दी प्रिंसिपल पढ़ लीजिएगा, और प्रिंसिपल की ड्यूटी टू दी एजेंट कौन सी होती हैं इनको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने काफी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप उनको स्टडी कर लीजिएगा। उसमें से कोई एक आध एग्जांपल या जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आएगी उसको आप अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको सारे को फुली इसको रटोफाई कर लें, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इतनी उन्होंने बड़ी बड़ी एग्जांपल्स छापी हुई हैं इधर। ठीक है, और आप पूछ रही हैं कि इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इसको पढ़े या नहीं पढ़े, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि इफेक्ट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का। और इससे रेलिवेंट आपको कोई चीज की समझ नहीं लगे तो आप मुझसे मैसेज करके बेशक पूछ लें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में तो आप पूछ नहीं सकते हैं उसमें, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा अगर कोई चीज आपको समझ नहीं लग रही। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, बार बार पढ़ने से समझ लग जाती है चीज की। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर फ्रॉड्स वगैरह हो जाए एजेंट की साइड से, तो उस सूरत में कौन कौन से काम होंगे वो भी लिखे हुए हैं, उसको देख लेंगे। ठीक है, इसी तरह डिसोल्यूशन ऑफ एजेंसी के बारे में भी मैं पढ़ने वाली थी, तो वो होगा तो उस सूरत में क्या होगा वो देखेंगे। और फिर सब एजेंट भी एक पॉइंट है, वो भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, सारा नहीं लिखा हुआ। ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे कि सब एजेंट जो है वो किस तरह से काम करता है। तो इसी तरह आपका ये एजेंसी वाला जो होगा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम गुड्स, सेल ऑफ गुड्स वाला चैप्टर जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होपफुली वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट 2 क्लासेस में। तो अच्छा, हमारे पास अभी कितने लेक्चर्स रहते हैं टिल हमारे एग्जाम्स? मैम, हमें ऑफ हो गया यूनिट से। वो तो आपको हो गया ना, लेकिन आपके मिड टर्म जो है वो अब बस मिड टर्म के लिए ये आज तक ही है बस ये। जी जी मिस, अगर हुआ तो मे भी जनवरी का फर्स्ट वीक हो, क्योंकि सेकंड वीक में हमारे लेक्चर हैं और हमें तो ऑफ हो गया। अच्छा, हाँ जी, छुट्टियां तो अनाउंस हुई हैं, वो मैंने ग्रुप पे देखा था कि कुछ छुट्टियां अनाउंस हो गई हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारी क्लासेस लेक्चर्स बहुत सफर करेंगे। चले, मैं डिस्कस करूंगी कि किस तरह होगा। फिर हमें एक और चैप्टर भी पढ़ना है। मैं चाह रही थी कि ये गुड्स वाला चैप्टर भी आपके मिड टर्म में इंक्लूड हो जाए तो उससे जरा बेहतर हो जाएगा, आपका सिलेबस जरा थोड़ा बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैम मेरे को काफी ज्यादा है, नहीं, मेरी दो चैप्टर पढ़ लिए हैं। मेरी मैम ये बात, बहुत है हमारे। नहीं ये बहुत नहीं है, सिर्फ 2 ही तो चैप्टर हुए हैं। मैम हमने ये फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ने हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है ये, और चैप्टर मतलब कि काफी डिटेल्स में भी हैं। मैं वही बात कर रही हूँ कि आपने ज्यादा लंबी, इसमें एग्जाम्पल्स ज्यादा उन्होंने डाली हुई है, आपको इतनी ज्यादा एग्जाम्पल्स, मैं वही कह रही हूँ कि याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहीं पे क्वेश्चन कोई पूछूंगी तो उसमें मैं मेंशन करूंगी कि इसकी एग्जाम्पल्स दें। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल्स को पढ़ना है और उनको रिलेट करके याद कर लेना है। ठीक है, आपकी जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम्पल देना आपके लिए फिर मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। है तो ये थोड़ा ज्यादा इसी वजह से लग रहा है कि इसमें लिखा बहुत ज्यादा हुआ है एग्जाम्पल्स की वजह से। ठीक है,
तो अभी ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसका जो बाकी डिसोल्यूशन ऑफ एजेंसी है इसको हम देख लेते हैं, बल्कि कि टाइम खत्म तो नहीं हो गया। अच्छा मेरे पास आज टाइम नहीं दे रहा, अदरवाइज ये टाइम दे देता होता है। रिकॉर्डिंग करो ना तो ये टाइम दे रहा होता है कि इतना टाइम हो गया है। तो मैम मुझे मैं तो कहती हूँ कि हर एक्सरसाइज के 19 19 20 20 सवाल है, वही दे दे हमें, 5 10 सवाल दे दे बस। 5-10 सवाल ऐसे नहीं होगा। आपको जितना टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं आपको उन सबका पता होना चाहिए। तो पेपर सरप्राइज ही होगा। पेपर ये नहीं होगा कि मैं आपको 10-15 क्वेश्चंस बता दूं और उसमें से मैं पेपर बना दूं। इतने मैम अच्छे। मतलब कि चैप्टर हम कर लेंगे, लेकिन आप हमें बता दीजिएगा ना। चैप्टर हम कर लेंगे, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। नहीं ऐसे तो नहीं होता ना, पेपर तो सरप्राइज ही होगा ना आपके लिए। और मिस आपने एमसीक्यूज लेना है पेपर, या फिर कोई सवाल जवाब होंगे? नहीं एमसीक्यूज तो होपफुली नहीं होंगे, लेकिन देख लेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है। लेकिन ये इतना इतना बहुत ज्यादा वो टिपिकल पेपर ही ये भी बनेगा। आपका कोई इसमें ज्यादा वैसा वाला नहीं बनेगा कि जी ओपन बुक पेपर हो, कुछ इस तरह वाला नहीं होगा। तो मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। रखूंगी मैं चीजें इजी ही, लेकिन आपको तैयारी सारी करनी पड़ेगी। और यूं नहीं होगा कि आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूं और उनमें से आपको बाद में पेपर आ जाए। आपको चैप्टर्स सारे ही करने पड़ेंगे, टॉपिक सारे ही क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है मिस। हाँ जी। और कोई, लेकिन मैं ये आपको बता दूंगी कि कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन अदर देन दैट टॉपिक्स एनीथिंग कैन बी इंक्लूडेड इन योर एग्जाम। ठीक है। अब जी डिसोल्यूशन ऑफ एजेंसी को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद आप लोग फ्री हैं। ठीक है। एन एजेंसी में बी डिस्क्लोज्ड और टर्मिनेटेड एनी फॉलोइंग वे। अगर तो एजेंट प्रिंसिपल कह रहा है एजेंट को कि भैया खत्म कर दो, रिवोक कर दो, तो तब आपकी एजेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है। ये पहला है। और इसके बाद इसके इन्होंने कुछ वेज लिखे हुए हैं, वो क्या है? वेयर द एजेंट हैज सम इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी, द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट in the absence of the contract to the contrary cannot be revoked to the prejudice of such interest। ठीक है। अगर कुछ ऐसा इंटरेस्ट है उसका एजेंट का प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो उस सूरत में भी आपका जो प्रिंसिपल है वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास नहीं हुआ तो उस सूरत में भी उसके ऊपर उसके पास राइट है कि वो एजेंसी को डिसॉल्व कर दे, उसको रिवोक कर दे। ठीक है। इफ द एजेंसी हैज बीन फॉर्म्ड for a defined period, it cannot be revoked unjustly before the expiry of that period without paying compensation to the agent। तो इट्स वेरी सिंपल, ये आसान सा है। ठीक है। द एजेंट अथॉरिटी कैन नॉट बी रिवोक्ड आफ्टर इट हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड so far as regards such acts and obligations as arises from acts already done in agency। ठीक है। आपको काम जो है वो आपके गिवन टाइम के अकॉर्डिंग करना ही करना है। अगर आपने काम आधा किया है एजेंट ने, उस सूरत में भी प्रिंसिपल आपका जो है वो एक्ट को, इसको एजेंसी को रिवोक कर सकता है। ठीक है। बाय रिनाउंसिएशन ऑफ एजेंसी बाय द एजेंट। ठीक है। एन एजेंसी इज डिसॉल्व इफ द एजेंट रिनाउंसेस द बिजनेस ऑफ द एजेंसी बाय गिविंग रीजनेबल नोटिस of such renouncement and for a just cause। ठीक है। if the renunciation is unwarranted or otherwise amounts to a breach of contract, the agent is liable to compensate the principal। अगर एजेंट जो है वो तो, खत्म कर रहा है ड्यू टू सर्टन रीजन, कोई कॉज है या कोई भी रीजन है, ठीक है, अगर वो रिनाउंस कर रहा है, रिवोक कर रहा है, तो उस सूरत में अगर तो कोई आपके अंदर आपने ऑलरेडी चीजें तय नहीं की हुई तो आपको तय कर लेनी चाहिए। ठीक है। इस सूरत में जो एजेंट होगा वो लाइबल होगा कि जो भी नुकसानात हुए हैं, जो डैमेजेस वगैरह हुए हैं, तो वो प्रिंसिपल को कंपनसेट करे। ठीक है। बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल, अगर तो प्रिंसिपल आपका इंसॉल्वेंट हो गया है तो उस सूरत में भी एजेंसी खत्म हो जाएगी।
तब भी आपको एजेंट को कमीशन वगैरह पे करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी की सूरत में वैसे तो लाइबिलिटी नहीं होती प्रिंसिपल पे, क्योंकि उसके पास एक वाजिब रीजन होता है, लॉ भी आपको सपोर्ट करता है, लेकिन आपको आपने जो वादा किया हुआ था एजेंट मैम से अब बस कर वो होना दे, जरूरी है। मैम जी अब जी बस बस कर होने दे, लगा, टाइम ऊपर हो गया मैं इससे। वही बात कर रही हूँ, खत्म हो गया आपका काम, ठीक है। ये बाकी 3-4 पॉइंट्स है इसके, दीज आर वेरी इजी, ये आप पढ़ लीजिएगा और सब एजेंट की भी पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब तक के लिए आपका इतना ही काम है, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी सेफ्टी भी रखें, और अब आप लीव कर सकते हैं, मैं एंड कर रही हूँ आपके लेक्चर को, ठीक है। अल्लाह हाफिज। जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।